आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 44 नारी जागरण का स्वरूप एवं रूपरेखा लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम में सुनते हैं पृष्ठ 9 से। साथियों, पुरुषों से पुरुष संपर्क साधे और महिला महिलाओं से व्यक्तिगत वार्तालाप, परामर्श, विचार विनिमय इसी प्रकार संभव है। सामूहिक रूप से विचार गोष्ठियों और सभा सम्मेलनों में दोनों को ही मार्गदर्शन दिया जा सकता है, परस्पर उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। किंतु जहां रचनात्मक प्रयासों में दोनों को अपनी अपनी भूमिका निभानी है, वहां अपने अपने ढंग से समझाना और समझना है। आगे बढ़ने में प्रधान रूप से नारी का उत्साह और साहस ही काम कर सकता है। इसलिए महिला वर्ग के साथ संपर्क साधने में भी उन्हें आगे आना चाहिए। यह काम पुरुषों का है। पुरुषों का है कि अपने परिवार के प्रभाव क्षेत्र की महिलाओं को उसके लिए उत्साहित एवं प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे रखे, स्वयं पीछे रहकर इस निमित्त वातावरण बनाए। जनसंपर्क का अधिक अनुभव होने से पुरुष ही इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र की महिलाओं को अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर भी इस काम को आसानी से कर सकते हैं। दोनों ही वर्गों को उत्साहित और सहमत करके अनेक उतार चढ़ावों से भी निपट सकते हैं। घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं और पुराने विचार के पुरुष प्रायः इस प्रयास में बाधक बनते देखे गए हैं। उन्हें जो कुछ चल रहा है उसी को चलने देने में परंपराओं का निर्वाह लगता है। इसके अतिरिक्त और कुछ सुधारवादी चिंतन उनके गले नहीं उतरता। इसलिए वे आमतौर से इन प्रयत्नों को निरुत्साहित करते रहते हैं। बन पड़े तो बाधक बनते हैं। इसलिए संभव हो तो समझा बुझा कर उन्हें किसी प्रकार नरम करना चाहिए। न माने तो भी अपने बलबूते अपने प्रयास को जारी रखना ही चाहिए। यह कार्य अवरोधों की उपेक्षा करते हुए भी जारी रखा जा सकता है। परिवर्तन की धीमी गति रखी जा सकती है और कलह क्लेश होने की स्थिति से बचा जा सकता है। मित्रों, अपने देश में नर और नारी का समीप आना, संपर्क बनाना संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। इस मानसिकता को बदलने में अभी समय लगेगा। इसलिए यदि पुनरुत्थान में सरलता और तीव्रता रखनी हो तो उचित यही होगा कि आंदोलन में अग्रणी महिलाएं ही रहें। प्रगति प्रयासों को गति देने में उन्हीं की भूमिका प्रधान रहे। श्रेय उन्हीं को मिले, नेतृत्व करने का अवसर उन्हीं को दिया जाए। किंतु यह काम अकेली अपने बलबूते संभवतः वे नहीं कर सकेंगी। इसलिए आवश्यक यही है कि प्रगतिशील पुरुष इस प्रयास की समूची पृष्ठभूमि बनाने के लिए आवश्यक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठाते रहें। हर दृष्टि से पथ प्रशस्त करते रहें और आंदोलन का संचालन प्रगतिशील महिला वर्ग को ही करने दें। मित्रों, इसके लिए उपयुक्त यह रहेगा कि 5-5 महिलाओं की नारी जागरण मंडली गठित कर दी जाए। बड़े संगठन इसलिए कारगर नहीं होते कि उनमें वर्चस्व की महत्वाकांक्षा के लिए खींचातानी आरंभ हो जाती है
और विग्रह खड़े हो जाते हैं। अपने देश में पिछड़े समुदायों में जब कभी सामाजिक संगठन खड़े करना हो तो उन्हें 5-5 के घटकों में बांटना चाहिए। इस प्रकार एक ही 5, 1 से 5 और 5 से 25 होने की परंपरा चल पड़ेगी। जब कभी बड़े प्रयास करने हो तो इन छोटे घटकों को एकत्रित कर बड़ा संगठन बनाया जा सकता है। सीमित सदस्यों वाले परिवार ही ठीक तरह से चल पाते हैं। नारी संगठनों को यदि सशक्त और क्रियाशील बनाना है तो उन्हें 5 से 25 बनाने का ही लक्ष्य रखना उपयुक्त होगा। पुरुष इस संदर्भ में आवश्यक वातावरण बनाने, कार्य करने और साधन जुटाने की तिहरी भूमिका संपन्न करें। इसी मिले जुले सहयोग से प्रयास अग्रणी हो सकते हैं। साथियों, बौद्धिक शिक्षण के अतिरिक्त महिलाओं को ऐसा व्यवहारिक क्रियात्मक शिक्षण मिलना चाहिए जिसके आधार पर वे व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं प्रतिभावान बना सकें, प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकें। इस संदर्भ में अधिक उपार्जन की क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिससे हर नारी में स्वावलंबन की क्षमता का विकास हो सके। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। अतिरिक्त उपार्जन होने लगने से घर की समृद्धि बढ़ती है। आड़े समय में अपने पैरों पर खड़े हो सकने की क्षमता विकसित होती है। रचनात्मक काम करने का अभ्यास होता है और कुशलता में निरंतर अभिवृद्धि होती है। ये सभी उपलब्धियां ऐसी हैं जिन पर गर्व किया और प्रसन्न रहा जा सकता है। साथियों, नारी को आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक माना जाता है, इसलिए भी उसकी उपेक्षा होती है। यूं वह दिन भर गृह कार्यों में संलग्न रहकर इतनी बचत करती है कि उसे कमाई से कम नहीं आंका जा सकता। नारी श्रम से जो कार्य संपन्न होते हैं, यदि उन्हें मजदूरी पर कराया जाए, बाजार से खरीदा जाए, तो प्रतीत होगा कि बचत के रूप में वह कितना अधिक उत्पादन करती है। फिर भी उसकी ओर ध्यान न देकर उसे अनुत्पादक माना और उपेक्षित रखा जाता है। समय आ गया है साथियों, समय आ गया है कि अब महिलाओं को उद्योगों के माध्यम से कुछ ऐसी अतिरिक्त कमाई भी आरंभ करनी चाहिए जिनके आधार पर उन्हें कमाऊ होने का श्रेय भी मिल सके। यदि गृह कार्यों को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर निपटाएं, नियत समय पर ही सब काम निपटा लेने का क्रम चलाएं, तो निश्चय ही हर महिला को इतना अवकाश मिल सकता है जिसमें वह बौद्धिक शिक्षण की आवश्यकताएं पूरी करने के अतिरिक्त कुटीर उद्योगों के लिए भी कुछ समय निकाल सके। आमतौर से मध्याह्न का समय ऐसा बचता है जिसमें प्रगतिशीलता की दिशा में बढ़ाने वाले इन दोनों ही अतिरिक्त कार्यों को संपन्न करते रहा जा सकता है। पुरुषों के लिए रात्रि में और महिलाओं के लिए तीसरे प्रहर दिन में जो अवकाश रहता है, उसमें उपर्युक्त दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त करते हुए लाभान्वित रहा जा सकता है। साथियों, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे अनेक कार्य हो सकते हैं जिन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप अपनाया जा सके। घरेलू शाक वाटिका, मधुमक्खी पालन, साबुन बनाना, सिलाई, कताई, घुनाई, धुनाई, अगरबत्ती बनाने जैसे अनेकों ऐसे काम किए जा सकते हैं जिनके लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और बनी चीजें इर्द गिर्द ही खप जाती हैं।
खादी ग्रामोद्योग जैसी संस्थाओं के माध्यम से इस दिशा में सहयोग लिया जा सकता है। जहां तहां सहकारी समितियां अपने क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के लिए प्रयत्न करती हैं और साधन जुटाती हैं, इनसे संपर्क साधकर कोई आधार चुना जा सकता है। शांतकुंज में भी ऐसे सर्वसुलभ प्रायः 1 दर्जन उद्योगों के सिखाने की व्यवस्था है। ओम शांति। इसी क्रम में पृष्ठ 16 से आगे पढ़कर सुनाएंगे, सुनते रहिए।